अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने एक आला सतही कमीशन बनाने का ऐलान किया है। उसके साथ साथ उसके TROs के लिए भी एक अहम मीटिंग हुई है। और जो लोग 10 साल में गुज़िश्ता 10 साल जो पिछले 10 साल थे मुल्क को माशी दिवालियत तक पहुंचाने में जिन लोगों का किरदार है उन ज़िम्मेदारों का तयन करेगा वो कमीशन और रिकमेंड करेगा ताकि फिर उनका सख्त एहतसाब किया जा सके। इसको अपोजिशन की तरफ से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि ये भी एक सियासी इंतकाम का तरीक़ेकार है और बिलावल भुट्टो साहब और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मरीम नवाज़ साहिबा ने और दूसरे अपोजिशन लीडर ने इसे इंतकामी सियासी कार्रवाई कहा है और कहा है कि डिक्टेटरों के दौर में भी यानी ज़िया-उल-हक साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले जो इमरान ख़ान की जमहूरी दौर में देखने को मिल रहे हैं। अब हुकूमत से जब बात की जाती है तो हुकूमत ये कहती है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को मौशी दिवालिया बनाया है, मुल्क के लिए भी और कौम ये चाहती है कि उनका एहतसाब किया जाए और उनको एक्सपोज किया जाए और उन ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। दूसरी तरफ इसी सिलसिले में कुछ लोगों का फौरी तौर पर जो रिएक्शन आया है, ख्याल आया है कि जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब एक आला सतही कमीशन मुआशी दहशत गर्दों का या उन लोगों का जिन्होंने मुल्क को मुआशी दिवालिया बना दिया है उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनके सिलसिले में आला सतही कमीशन बनाया जा रहा है ताकि उन ज़िम्मेदारों का तयन किया जा सके। तो जो लोग मुल्क का परचम चलाते हैं, जो लोग पाकिस्तान के जोग्राफिए को नहीं मानते हैं, जो लोग नज़रिए पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जो लोग आपके रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, बगावत करते हैं और जो लोग रियासत के कानून और आइन को नहीं मानते हैं, उन मुल्क दुश्मनों को भी जो मुल्क के अंदर होते हैं उनके सिलसिले में भी एक आला सतही कमीशन बनाया जाए ताकि उनका तयन किया जाए। मुल्क व कौम की ये भी डिमांड है और ये भी बहुत ज़रूरी है इस दौर में। एक बात ये तीसरी तरफ एक बात ज़रूर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और वो ये है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है, कोई मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली कत्ल कर चोरी कर ले, डकैती कर ले, लूट मार कर ले, फौज पे हमला कर ले या आपके करप्शन कर ले, मुल्क लूट ले, जैसे ही उसको इदारे गिरफ्तार करते हैं फ़ौरन एक प्रोटेक्शन ऑर्डर रूल्स आपके बिजनेस रूल 2007 प्रोटेक्शन ऑर्डर 108 याद आ जाता है और लोग कहते हैं कि जनाब आप इनको पार्लियामेंट में लाया जाए। जबकि स्पीकर साहब, ये मैं बड़े उससे कह रहा हूं, जबकि स्पीकर साहब ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसका आप रेफरेंस देते हैं, स्पीकर साहब जब लेटर निकालते हैं ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में लाने के लिए, उसमें बाज़ाब्ता 108 प्रोटेक्शन ऑर्डर जब आप रेफरेंस देते हैं तो उस 108 प्रोटेक्शन ऑर्डर में एक लाइन वाज़े तौर पर लिखी है कि किसी भी ऐसे शख्स को जो कस्टडी में हो, इन जुर्म का इर्तिकाब किया हुआ हो, उसको आप अगर लाते भी हैं पार्लियामेंट में तो उस वक्त लाते हैं जब उस पार्लियामेंट का कोई अहम इजलास हो रहा हो, कोई बजट का हो, कोई जॉइंट सेशन हो, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। आम इजलास में लाने के लिए 108 प्रोटेक्शन ऑर्डर फेवर नहीं करता, लेकिन फिर भी स्पीकर रेफरेंस 108 प्रोटेक्शन ऑर्डर का देता है। आखिरी लफ्ज मैं बता देता हूं, आखिरी लफ्ज लिखा हुआ है कि इफ ही कंसीडर हिज प्रेजेंस नेसेसरी, ये लफ्ज है, ये चल रहा है, मैंने इसको बार बार पढ़ा है, सिर्फ ये जुमला मैं कोट करना चाहता था। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ बड़े अहम शुर्क हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, एक बड़ा नाम, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया सर, एक बड़ा नाम आपका भी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। उमर रियाज़ अब्बासी साहब, तज्ज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने तो ऐलान कर दिया है, अब जाहिर है इसकी अप्रूवल वफाकी हुकूमत करेगी और उसके बाद एक आला सतह कमीशन बनाया जा रहा है। हालांकि इदारे मौजूद हैं और इस कमीशन के ज़रिए 10 साल में मुआशी बदहाली, पाकिस्तान को दिवालिया करने वालों का तयन किया जाएगा, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा।
इसे हुकूमत ये कह रही है कि ये मुल्क और कौम के लिए बहुत ज़रूरी है, अपोजिशन इसे सियासी इंतकाम का नाम दे रही है। आप क्या कहेंगे सर? डॉक्टर दानिश, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश यह है कि इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि कमीशन बनाने की इंटेंशंस क्या हैं, और दूसरा ये कि कमीशन को बनाने की ज़रूरत महसूस क्यों हुई है। जहाँ तक हुकूमत के महकमों में होने वाली करप्शन, सियासी इदारों में होने वाली करप्शन या वजारतों में होने वाली करप्शन का ताल्लुक है, तो उसके लिए इस मुल्क के अंदर अदारे मौजूद हैं। नैब काहे के लिए बनी है? FIA क्या कर रही है? अगर एक और कमीशन बनाना है तो क्या FIA और नैब जो है वो अलहमरा में आके ड्रामे प्रोड्यूस करेंगे? वो काहे के लिए है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये एक तासुर है अपोजिशन के हलकों में, मैं उनकी तर्जमानी तो नहीं कर रहा लेकिन इंटरप्रेट कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नैब से चूंकि आज तक जो कुछ निकला है वो हमारे सामने है, FIA ने जो कुछ किया है वो हमारे सामने है, उन सबकी मौजूदगी के बावजूद इतने खौफनाक इल्जामात इन लोगों पर हैं जो सियासत के बहुत बड़े सितारे कभी कंसिडर होते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ये समझ रही है कि चूंकि वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है, लिहाजा कौम को अब एक बत्ती के और पीछे लगाया जाए और एक नया कमीशन बना दिया जाए। अब आप देखें, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आपको ईमानदाराना अपनी राय देता हूं कि ये इसी तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा कि चूंकि आज तक दावे हैं, मैं उनके दावों की सिर्फ दोहरा रहा हूं, खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं, कि जितने केसेस नैब में चले हैं और जितनों को भी सजाएं हुई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं चाहे कोई और है, एक पैसा पाकिस्तान में वापस नहीं आया, एक करप्शन उनके ऊपर सबूत के साथ साबित नहीं हुई। ये उनकी जजमेंट्स में लिखा हुआ है। इसी तरीके से FIA का हाल है। आज तो FIA के ऊपर खुद हुकूमत एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। बजाय इसके कि इन अदारों को फाल बनाया जाए, इनकी कारकर्दगी को इफेक्टिव बनाया जाए, ये एक नए कमीशन की बात करना एक ऐसे वक्त में जबकि कहा यह जा रहा है कि जो एहतसाब हो रहा है वो भी यानी सिलेक्टेड है, इवन हैंडेड नहीं है। तो इसके बारे में मेरी ज़ाती राय यही है कि अगर तो इसका मकसद सिर्फ एक और कमीशन बना के एक और ताखीरी हवाला जो है वो ईजाद करना है कि यहाँ से अगर ये छुट भी जाएंगे तो हमने वहाँ धर लेंगे, तो फिर तो ये एक बेबानी सी बात है। और अगर ये कमीशन इतना ज़रूरी है तो फिर इसकी मुद्दत 10 साल क्यों रख दी गई है? इल्ज़ाम तो हम देते हैं दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर कि ये 35 साल से हुक्मरानी में है, तो फिर ये 10 साल से क्यों, फिर ये 35 साल से क्यों शुरू नहीं हो रहा? उसकी शायद गालिबन वजह यह है कि उसमें 2 मिलिट्री डिक्टेटर के तस्करे भी चुके आएंगे और उन्होंने भी इस कौम के साथ कोई माशाअल्लाह को बहुत अच्छा फेल नहीं किया हुआ, उनकी करतूतें भी सारों की ज़बान पर हैं। तो ये जो बीच में डुअलिटी है, ये जो बीच में इबहाम है, मेरे ख्याल से इसको दूर करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, मैं जनाब न्याजी साहब की तरफ आने से पहले ज़रा भट्टी साहब की तरफ आ जाता हूँ। पहले भट्टी साहब, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने बजट दे दिया है, अपने आप को बहुत रिलीफ महसूस किया। उन्होंने कहा कि मैं ये काम करके मुल्क को एक बहुत बड़ी बजट देकर अब मैं इनके पीछे पड़ूंगा जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और ख़ास तौर पे उन्होंने कमीशन बनाने का जो है ऐलान कर दिया है। 10 साल का बड़ा आला सतही कमीशन है सर, बहुत अहम लोग हैं। उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी हुकूमत जाए चाहे मेरी जान जाए, ना NRO दूंगा, मैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। आप क्या समझते हैं सर, ये जो आपका आला सतही कमीशन बन रहा है, ये सही है, बनना चाहिए? क्योंकि इदारे भी मौजूद हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 को पास हुआ है, तो इसकी ज़रूरत थी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में कमीशन ये चलता रहा पैसा, आज तक किसी कमीशन का रिजल्ट तो नहीं निकला। मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक नया कमीशन बना दिया। इसका मतलब है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है, उन्हें खुद ही अपने नैब पे यकीन नहीं है, उन्हें खुद ही अपनी FIA पे यकीन नहीं है, उन्हें खुद ही अपनी एंटी करप्शन पे यकीन नहीं है। तो वो 3 अदारे जिन पे अरबों रुपया कौम का लग रहा है उन्हें बंद कर दे। बड़ी हैरत वाली बात है कि आपके पास नैब है, आपने कहा जी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आपने कहा हम इंटरफेरेंस नहीं करते, गुड गवर्नर्स है, तो ये तीनों अदारे बंद करें, इसका अरबों खरबों रुपया गरीब आदमी की हालत जार पे लगा दे। क्या आपने
इनको छोड़ूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं। भाई कौन कह रहा ना छोड़ो, कौन कह रहा ना पकड़ो, लेकिन एहतसाब तो क्रॉस दी बोर्ड करो। माजी में कभी नहीं हुआ, मुकमुका होता रहा, इस बात में दो राय कोई नहीं है। दूसरा, बुहारी साहब ने बहुत खूबसूरत फरमाई है बात, भाई खाली 10 साल क्यों, पिछले 9 साल मुशर्रफ के आपको डर लगता है? क्या वो जिन है, क्या वो ड्रैकुला है? उधर क्यों नहीं? ये मुनासिब बात नहीं है। इनफैक्ट जो डॉक्टर साहब, मेरी अपनी राय है, कोई भी बंदा जब अपोजिशन में हो उसको आज़ाद मीडिया अच्छा लगता है, उसको कानून की हुक्मरानी अच्छी लगती है, उसको इंसाफ नज़र आता है। जैसे ही इक़्तिदार में आता है तो एहतसाब वो चाहता है, मगर अपने मुखालफीन का। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री देख लें, सैफुर रहमान किसी से लुका छुपा तो नहीं है। उन्होंने क्या किया, मुशर्रफ साहब ने बनाया तो काफ लीग निकल आई बीच में। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि इस कमीशन की क्यों ज़रूरत थी। खुद वज़ीर आज़म पर एक सवाल उठ गया है इस कमीशन पे, क्या आपका नायब इंडिपेंडेंट नहीं FIA और एंटी करप्शन को ख़त्म कर दे? तो भाई बना लें कमीशन, लेकिन 10 साल नहीं यार। चोर तो चोर होता है, जिसने मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, 20 साल पहले भी पहुँचाया तो वो गलत किया है, आज भी पहुँचा रहा है, आज भी तो वो गलत कर रहा है। तो एहतसाब मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं आ जाता हूं जनाब न्याजी साहब की तरफ। न्याजी साहब, बिलावल भुट्टो साहब का भी और मरियम नवाज साहिबा का भी ये बयान है कि ये मुशर्रफ साहब के दौर में भी और जनाब ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी ऐसा अमल नहीं किया गया जो इमरान खान के जमहूरी दौर में हो रहा है। उन्होंने तो सर जमहूरियत पे सवाल उठा दिया है, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि यकीन जानो मेरे जो दोस्त दोनों साथियों ने बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि हर पहलू से इसको उजागर किया है। मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हूं, पता नहीं ये क्या हम कर क्या रहे हैं, ये तमाशा है, ये क्या है। अब देखें तकरीर जो है, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव तकरीर कर रहा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कम अज कम वो कौम के सामने उनकी जहानत की तौहीन नहीं करेगा। जो कम अज कम जो लोग जो कुछ थोड़ा सा फहम फरासत रखते हैं, कम अज कम जो डेटा देंगे वो सही देंगे। स्टेट बैंक के ये अभी आप डाउन करें साइट तो 24 तकरीबन 24,900 समथिंग डेट था मई जो हमारे जो कर्जे थे मई 2018 तक। उसमें से भी 2 बिलियन जिसमें 2000 जो थे वो स्टेट बैंक में अकाउंट में पड़े थे, तो 23 हो गया, तकरीबन 25 से 23 कर लें, 6000 निकाल लें जहां से शुरू हुआ था, 17 रह गया। 11,000 अरब मुस्लिम नून की हुकूमत ने कर्ज लिया और 5,000 के करीब 6,000 के करीब पीपल्स पार्टी ने कर्ज लिया। कर्ज 6,000 से बढ़ के 25,000 जो बिलियन तक पहुंच गया और ये उसी का रोना ड्रम बीटिंग कर रहे हैं। पहले तो उसको जब 30 कहते हैं तो ये कहते हैं नहीं कुछ लाइबिलिटी, पहले तो ये उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये जिस जब टीवी पे आए हैं, चाहे पनामा के ऊपर जो मीडिया के बैठ बातें कर रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, जब इनसे पूछा जाता था कि एग्जैक्टली बताएं कि पनामा का केस तो है सिर्फ $18 मिलियन का, आप जो कह रहे हो कि 300-400 मिलियन डॉलर, खैर एनीवे अभी ये बात नहीं करते। अब ये देख लें कि जब 11,000 बिलियन आपने 10 महीने में, अभी स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है, आप तकरीबन 4,000 बिलियन पे पहुंच गए हैं 10 महीनों में। जीडीपी जो डेट टू जीडीपी रेशियो थी पीपल्स पार्टी वक्त में 27% थी, मुस्लिम नून के 5 सालों में इंक्रीज होकर 34% हो गई। आज डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 38% पहुंच गई है। ये स्टेट बैंक ये भी फिगर था ये 4 दिन पहले, वजीर आजम ये पढ़ लेते। मुझे तो है फर्क है कि वो क्या है। अब देखिए क्या अजीबोगरीब बात है। मेरे पास 3 सफीर आए, वो कहते हैं जी कि सियासी तौर पे जो इंतशार इताश है इसमें हम कैसे सरमायाकारी करें। डॉक्टर दानिश, लुक एट हिम, ये वो बंदा कह रहा है जो 2014 में पीटीवी और पार्लियामेंट पे हमला कर चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे अपने कपड़े सुखा रहे थे, जो 4 दफे दिन में आते थे
और सारे टीवी चैनल पाबंद थे इनको और कादी को दिखाने के, और मुस्लिम लीग के लोगों को, हुकूमत के लोगों को कवरेज लाइव मिल रही थी, जमाने में स्लॉट नहीं मिलती थी, और ये सारे टीवी सिस्टम में ब्लॉक होकर गालियां देते थे। इंतशार डी चौक में बैठे हैं, पूरी हुकूमत इसके बावजूद चल रही है, चीनी प्रेसिडेंट का दौरा मृत्यु हुआ। अब आप कह रहे हैं कि जी इन हुकूमत के पोजीशन जो एहतजाज कर रही है, आप उसकी तहकीक एक एक लफ्ज सुने। मैं कहता हूं कि हैफ आता है कि ये जो है, देखिए ये तकरीर नहीं थी, ये जो कमीशन है, जैसे मेरे साथियों ने कहा, मेरा अपना ख्याल है बजट से हटाने की तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने, क्योंकि मेरे पास यहां जितने दोस्त बैठे बल्कि जो पूरा पाकिस्तान है, मुझे ये बेनिफिट है कि इमरान को जांचने परखने का, उनके अतवार, उनके जितने उनकी मामलात है, उसको यूजिंग द बेनिफिट ऑफ नोइंग इमरान, मैं समझ सकता हूं कि उसने किस कैफियत में की होगी। उसने कहा चलो अटैक कर दो, भाई ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन उसके लिए वो कहता है कि नकल राचे अक्ल, कोई अक्ल भी चाहिए होती है। हर चीज के लिए ये नहीं कहा जाता कि चौधरी ने कहा था कि वो घोड़ा मांगने, साइकिल मांगने आए थे, तो उन्होंने कहा बाजार गया है, तो जब घोड़ा मांगने आए तो नौकों का कहा था कहना कि बाजार गया हो साइकिल, तुमने क्यों गलत किया, बयानी किया। उन्होंने कहा जी पति वो चरने गया, साइकिल पति क्या चरने गया। और ये आप ऐसी बातें जो आपने फिट की हैं, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल नॉनसेंस है। आप देख लेंगे, नहीं बनाएंगे कमीशन। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा। मैं जरा उमर रियाज अब्बासी साहब का भी कमेंट ले लूं। उमर रियाज अब्बासी साहब, अहम सियासी लीडरान, सियासी जमातों के बड़े अहम लोग गिरफ्तार हो गए हैं, हो रहे हैं, मजीद गिरफ्तारी होने वाली है। उसके ऊपर यह एहतसाब, उसके ऊपर ये कमीशन आला सतही इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। ज़ाहिर है इस कमीशन के ज़रिए अगर ये 10 साल का, जिसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मार्जिन कर्जे का, अगर ना इस वक्त अगर 104.6 बिलियन डॉलर अगर कर्ज है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर, तो सबसे बड़ा जो ड्यूरेशन 10 साल का है वो ये है, और इन्हीं दो पार्टी का है जब 90s और 2000 के दरमियान था। तो आप समझते हैं कि ये गिरफ्तारी के बाद ये कमीशन जो बन रहा है सही बन रहा है, और क्या गिरफ्तारी के बाद तहरीक चला सकेंगे जो तहरीक की बात की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आपने दावत दी। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का ये डायलेमा है शुरू से, लास्ट 30 ईयर्स को अगर हम देखें तो करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी इस मुल्क के अंदर। मैं जितने भी पैनलिस्ट सब ने अपनी बात की, मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि मुझे कोई डेमोक्रेसी कोई डेफिनेशन जो प्रॉपर है बर्नार्ड शॉ ने की है, जिसने भी, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, BUI, बाय द पीपल एंड फॉर अवे द पीपल नज़र आ रही है। जो एक पॉलिटिकल कल्चर होता है उसके अंदर पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाता है, और जिस तरह आपने टैक्स इवेजन की बात की, बैंक डिफ़ॉल्ट्स किए इन्होंने, फेक डिग्री होल्डर्स बैठे रहे, तो जाहिर है वो 30-40 साल का गंद एकदम साफ़ नहीं होना। उसके लिए आपने नंबर 1 इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना होगा। पहली बात तो ठीक है, नैब है, बाकी इदारे हैं, उनको स्ट्रेंथन करें, और दूसरी कमीशन बनाने में कोई आर नहीं है। अब ये वही लोग शोर मचाएंगे जिनका पैसा, ब्लैक मनी, बिजनेस एम्पायर पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पूरी दुनिया में इकट्ठा किया। ये पहले किसी आम आदमी के लिए नहीं निकले। कल जो एक दूसरे को घसीटने की बात कर रहे थे और पार्लियामेंट में फेवर की बात कर रहे हैं, तो पब्लिक को आप लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया है, इतनी अवेयरनेस दे दी है कि उन्हें पता है कि अब इनका पैसा जो ब्लैक मार्केट्स में है, काला धन है, वो वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इन्हें हीट फील हो रही है, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, नर्वस ब्लैकआउट हो रहा है, तो ये सारी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा। अभी ये जो फिनोमेना चल रहा है, पहली बात है कि हमें रिकवरी चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि वो पैसा आम आदमी का है, गरीब का है, और वो गरीब आदमी जिसने पसीना बहाया है, उसे तो 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है, महंगे दामों मिलती है। दुनिया में सिर्फ पार्लियामेंट कैफेटेरिया है जहाँ पे सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। इनके बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, इनको 6 गाड़ियाँ मिली हुई हैं, इनके एयर टिकट्स फ्री हैं, रेलवे फ्री है, और इनको जो अलाउंसेज हैं, सैलरीज इनकी बढ़ जाती हैं। आम आदमी की सैलरीज के लिए मुझे पार्लियामेंट में कोई पैकेज नज़र नहीं आया। तो व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट अ हेल इज दिस? हमने तो जमहूरियत की जबर देखी है, जिसके अंदर खुदकुशियां हैं, खुदसोजियां हैं, जिसके अंदर एड्स फैल रहा है, जिसके अंदर थर में बच्चे मिल रहे हैं। हमने तो 50 साल में वो जमहूरियत देखी है जिसमें माएँ कुएं में छलांगे लगा रही हैं। हमने तो 50 साल में वो जमहूरियत देखी है जिसमें डार्क वेब इंडस्ट्री है, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, और उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं।
क्यों एक्सपोज नहीं करते? ये 65 साल का गंद कब तक हम कारपेट ऊपर डालते रहेंगे? डॉक्टर दानिश, हमें इसको साफ करना होगा। वी वांट पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन। मुझे आज मेरा नौजवान पूछ रहा है कि अगर मैं पीएचडी एमफिल लाखों लगा के करता हूं तो मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? कि जिस मुल्क में 2-3 करोड़ यूथ हो, आपके पास इतना अच्छा मैन पावर हो, आप उसको यूटिलाइज ना कर पाए। हमारे पास नौजवान है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास स्किल है, सब कुछ है, लीडरशिप है। हमने गन साफ करके ये मुल्क नौजवानों के हाथ में देना है। और आई मस्ट से कि टाइम हैज कम। आपने एचईसी को एम्पावर करें, उसका बजट बढ़ाएं, एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी पे खर्च करें। लेकिन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी ये है कि 5th जनरेशन वॉर के जरिए कुछ एनालिस्ट ऐसे टीवी पे बिठा दो जो इन करप्ट लोगों की गंद को जस्टिफाई करते रहें, जो फौज को मेलाइन करें, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करें। यह मेंटल गेम है, मेंटल स्ट्रेंथ है। हाइब्रिड वॉर रिजीम को हमें समझना होगा, यूनाइट होना होगा, और ये हमारे पास डिसाइसिव मोमेंट है कि गन साफ करें और इस मुल्क को नौजवानों के लिए तरक्की याफ्ता मुल्क की एक प्रेसिडेंट बना के, वरना तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक के बाद आकर अपने बाकी मेहमानों की तरफ आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं बुखारी साहब की तरफ हूँ, एक छोटा सा फिगर मेरे पास है जो मैं देना चाहता हूँ, और शायद यही वजह है कि इमरान खान ने इसको इस दौर को ज़रा फाइंड आउट किया है। वो ये था कि 90 की जो दहाई थी उसमें $17 बिलियन कर्ज लिया गया था, $17 बिलियन। और जो ये आपका 10 साल का दौर है इन दोनों पार्टियों का, इसमें 24+ बिलियन लिया गया है। मुशर्रफ साहब का टोटल दौर जो है उसमें जो कर्ज लिया गया था वो $4.1 बिलियन था। जी, मैं आता हूँ जनाब बुखारी साहब, आपकी तरफ एक और सवाल लेकर सर, उसका मैं चाहूँगा आप जवाब दीजिए। इस पे जो कमेंट्स करना चाहें आप करें, बिल्कुल सबको आज़ादी है। मैं ये भी पूछूंगा सर कि ये जो लोग गिरफ्तार होते हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, कोई कत्ल के केस में गिरफ्तार होता है, कोई करप्शन के केस पे गिरफ्तार होता है, कोई फ़ौज पे हमले के ऊपर गिरफ्तार होता है, कोई और किसी इश्यूज़ पे जो कि क्रिमिनल एक्ट है उस पर गिरफ्तारी की जाती है, तो इन्होंने 2000 बिजनेस रूल्स 2007 में एक प्रोटेक्शन ऑर्डर अटैच कर दिया है जो बिजनेस रूल है, क्योंकि पार्लियामेंट 3 तरह से चलाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल ऑफ बिजनेस से और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो उस रूल ऑफ बिजनेस 2007 में जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है सर 108, उसमें कहा गया है कि जी जो कस्टडी में है उनको लाएं, लेकिन सर उसमें बाज़ाब्ता एक जुमला है, वो मैं कोट करना चाहता हूँ। उसके बावजूद सर इस प्रोटेक्शन ऑर्डर को यूज़ करके करप्ट मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को या जो फौज पे हमला कर रहे हैं उनको लाने का क्या जवाज़ है? मैं ज़रा पढ़ देता हूँ सर, प्रोटेक्शन ऑर्डर 108। द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ ए कमेटी में समन ए मेंबर इन ए कस्टडी ऑन द चार्ज ऑफ ए नॉन पेलेबल ऑफेंस to attend a sitting of the assembly or meeting of a committee of which he is a member if he consider his presence necessary। अगर इसकी प्रेजेंस नेसेसरी हो तो आम इजलास में तो सर इनकी जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर के इजरा का जो सवाल है, ये फ्लोर ऑफ द हाउस, चाहे ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ, चाहे ये रूल्स ऑफ बिजनेस से हुआ, चाहे ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, या तो फिर इसे आप अनडू करवा दें। दूसरी बात यह है कि आपने खुद पढ़ दिया कि वो जुर्म जो नाकाबिल ज़मानत हो, ये जितने लोगों के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात हो रही है, ये सारों के जराइम काबिल ज़मानत है, ज़मानतें हुई भी हैं, ज़मानतें हो भी रही हैं। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि इजलास अहम हो। अब बजट इजलास के ऊपर अगर वो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर के ऊपर आप प्रोड्यूस करें, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ख़राबी है। दूसरी बात यह है कि एक और हवाला दिया गया यहाँ कि जनाब देखिए इन्होंने अपने दौर में क्या किया, तो इसके साथ साथ इसी पीटीआई के 5 साल का केपीके का भी जिक्र ज़रूर होना चाहिए। जहाँ जो दूध की नहरें बही हैं वो आज हमारे सामने हैं। वहाँ जो पेशावर मेट्रो का कोई तस्करा करता है कोई, मुझे तो हैरत है उन लोगों पर जो आंखें देख के बंद कर लेते हैं पता नहीं किस मसलियत के तहत। तो अगर बात इवन हैंडेडली हो जाए तो कोई शख्स, चाहे वो एंकर है, चाहे वो एक आम आदमी है, वो उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर के हवाले से रवायत चूँकि पुरानी है
और पार्लियामेंट्स जो हैं और जमहूरियत जो है वो हमेशा जमहूरी रवायतों पर चलती है, तो या तो इसका खात्मा कर दें कि ये ऑप्शन ही ना रहे स्पीकर के पास, और अगर ये ऑप्शन है तो इस पर अमल होना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं जनाब भट्टी साहब, ये सवाल आपसे लेके, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तमाम कवानीन से बढ़कर है, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो रूल ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट हो, सिविल प्रोसीजर एक्ट हो, कानून शहादत हो, जो कोई भी कानून है उससे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, यानी हर शहरी बराबर है। तो सर ये मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, फ़ौज पे हमला करते हैं और ये जो मुल्क लूटते हैं, ज़ाहिर है इन पर चार्ज तो यही लगा है ना जो अभी हालिया डिमांड किया जा रहा है। क्या इनको वाकई ये असम्बली में लाया जाए जहाँ पर आकर ये असरअंदाज हो उन केस पे? और दूसरा ये कि मैं फिर ये कहूँगा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है 108 वो ये इजाज़त नहीं देता है कि हर इजलास में इन्हें बुलाया जाए, किसी ख़ास इजलास में जहाँ मनी हो, बजट का मामला हो, वोटिंग हो, नो कॉन्फिडेंस हो, जॉइंट सेशन हो, कोई बहुत नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। क्या कहते हैं भट्टी साहब? डॉक्टर साहब, जो आपने फरमाया प्रोटेक्शन ऑर्डर, इसकी बड़ी वादिया तफसील आपने पढ़ दी। आप किसने कह दिया कि रवायात कानून से बाला होती हैं, आइन से बाला होती हैं? ये किस किताब में लिखा है? मुझे वो भी किताब पढ़ा दे। अगर स्पीकर कल गलत काम करता रहा है, आइन में लिखा है कि एक दहशत गर्दी के एक बंदे पर सजा हुई है मौसम दावड़ पर, आप प्रोटेक्शन ऑर्डर किस तरह जारी कर सकते हैं? आप गुलभूषण को भी बुला रहे हैं कि वो कहे जी हमने सुनना है इसको। मतलब है व्हाट इज दिस यार? ये अगर मैं साइकिल का चलान कर लूँ तो मुझे आप घर से पकड़ के ले जाए। आप कानून और आइन से कोई बाला नहीं है, ना मैं हूँ ना आप है। मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान में इतनी करप्शन हुई कभी एहतसाब हुआ ही नहीं। मेरे सामने कुछ साफ़ी अरबपति बन गए, भाई करो एहतसाब, हमारी तो ख्वाहिश है। मीडिया पे भी तनकीद की जाती है। भाई हमने यकीनन 2014 का धरना कवर किया, लेकिन आज नवाज शरीफ एक कैदी है, कैदी, मुल्क का अरबों रुपए लूटने वाला मुलज़म नहीं मुजरम है, उसकी भी हम खबर चला रहे हैं। परसों मरियम का जलसा भी चलाया, हमें तो गोली मार दो साफियों को, ताकि ये बोले ही ना। यहाँ हमें को पार्टी ज्वाइन करा दो, इमरान खान की करा दो, नवाज शरीफ की करा दो, असवद यारवली की करा दो, महमूद खान अचकज़ई की करा दो, अल्ताफ़ सैन की करा दो, ताकि हम उसको सपोर्ट करते रहें, हम आईना ना दिखाएं। भाई इसमें प्रोडक्ट के रवायात है, ये कैसी बात है? अगर एक बजट सेशन है आ जाए, अगर वोटिंग हो रही है तो आ जाए। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप रोते हैं बड़ा सुप्रीम है, बड़ा सुप्रीम है, बड़ा सुप्रीम है। इस असम्बली में जब से ये आए हैं करप्शन बचाओ पे लगे हुए हैं। एक दफ़ा किसी ने कहा है कि जनाब मेरे इलाके में स्कूल बना दें, मेरे इलाके में साफ पानी के वो लगा दे, मेरे इलाके में हस्पताल बना दे। जब तक आप मेरे इलाके में हस्पताल नहीं बनाएंगे, वो लोरालाई हो, वो KPK हो, सिंध हो, पंजाब हो, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। मैं इसके खिलाफ धरना दूंगा, मैं इसके खिलाफ एहतजाज करूंगा, मैं इसके खिलाफ लॉन्ग मार्च करूंगा। ये जमहूरियत में अवाम है क्या? अवाम को जो आपने बच्चा जमूरा बनाया हुआ है, कभी इसकी टोकरी में फेंक देते हैं, कभी इसकी टोकरी में फेंक देते हैं। हमारी तो गुजारिश थी, हमारा ख्याल था कि मेरा इमरान खान साहब आएंगे तो क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब होगा, लेकिन बदकिस्मती वो नहीं हो सका। लेकिन जिसको भी पकड़ते हैं, जिसको अगर सहाफत को पकड़ो कहते हैं सहाफत खतरे में पड़ गई, सियासतदान को पढ़ो कहते हैं भाई वो पॉलिटिशियन जमहूरियत खतरे में चले गई। उसके बाद आप जजों को पढ़ते हैं, आप कहते हैं आपका आइन में मुश्किलात में आ गया। और यार करप्शन से नफरत करें, करप्शन को नापसंद करें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, पार्टियों के खिलाफ या शख्सियात के खिलाफ नहीं। तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब जो आपने उसकी शिक्स्त बनाई है, इन लोगों के प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने चाहिए, रवायात कानून से बाला नहीं है। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब न्याजी साहब। यही सवाल आपसे लेके कि आया पूरी दुनिया में हम देखते हैं, पाकिस्तान में जो सर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हुई है वो अमूमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मफादात का ख्याल रखते हुए की गई है। हालांकि ये भी प्रोटेक्शन ऑर्डर 108 बना है, लेकिन किसी ने बहुत सही एक जुमला ऐड कर दिया कि उसमें आखिरी में एक जुमला है कि इफ़ ही कंसीडर हिज प्रेजेंस नेसेसरी। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुआ 108 रेफरेंस दिया, या तो फिर जनाब स्पीकर ये लिख लेते हैं इट्स माय डिस्क्रेशन,
ठीक है जी, स्पीकर का डिस्क्रिशन है, कहीं कानून निकालें, लेकिन आर्टिकल 25 मैंने अभी आइन पढ़ा है जो सबसे सुपीरियर है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। यहाँ प्रोटेक्शन ऑर्डर सर चोरों को, डकैतों को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ, जो फौज पे हमले कर रहे हैं, जो करप्शन के मेजर चार्जेस पे हैं, आप उनको बुलाते हैं। और फिर एक फ़र्क भी है सर इनके दरमियान कि जमशेद दस्ती गिरफ्तार होता है तो कोई पार्टी प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात नहीं करती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो, मोहसिन दावड़, अली वजीर गिरफ्तार हो तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की रिट लगती है हर पार्टी की तरफ से। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? पहली बात तो यह है कि अल्लाह के फजल से हमें यह सहूलत हासिल है कि जमहूरियत के अंदर तो जितनी खामियां हैं और बेशुमार खामियां हैं, वो था वो बेनितो मुसोलिनी, तो उसने कहा था कि जमहूरियत के बारे में जो कि फैशिस्ट था, तो उसने कहा, और बड़ा माशाल्लाह जब आया था तो लगता था कि वो दुनिया को पूरा जो है वो उससे दावा भी किया था कि मैं पूरी दुनिया को फैशिज्म दे के जाऊंगा। तो उसने कहा था कि जो डेमोक्रेसी इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन थ्योरी बट फैलेसी इन प्रैक्टिस। तो जमहूरियत तो हमेशा उस सब ने हाड़े हाथों लिया, और आज ये जमहूरियत का हुस्न ही है, ये बेनिफिट है कि हम जमहूरियत को डिस्कस कर रहे हैं। फरीक सानी को, जो कि जाहिर मैं समझता हूं कि सहाबा कराम की सीरत के लोग होंगे, फरीक सानी, उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। ये पहला मुल्क है दुनिया का, और भी चंद हो मेरे इल्म में नहीं है, बहुत मामूली होंगे, जहां पे कौम अपने दायरों पे तकसीम है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, क्योंकि दायरों पे तकसीम होने का मतलब यह होता है कौम, उसे ये ना कहेंगे ज्यादा थोड़े को थोड़े, कि कौम तकसीम है। यहां पे जो दावा किया जा रहा है जी कि ये मिल जाते हैं, भाई मिलते जुलते तो मैंने सारे देखे हैं। अयूब खान ने जब हुकूमत बनाई तो किन के लोगों पे बनाई? जनरल ज़ियाउल हक साहब ने किन का सहारा लिया? यही एमकेएम जिसे 92 से पहले, 92 से पहले यहां था, 2000 में मुशर्रफ ने जाकर उसको कहां बैठाया? ये मैंने बेनजीर को नवाज शरीफ को इकट्ठे देखा, मैंने बेनजीर को इमरान को इकट्ठे बैठे देखा, मैंने इमरान को नवाज शरीफ को इकट्ठे बैठे देखा। ये मार्च के अंदर कोई 1 साल पहले यहां लाहौर के अंदर चेयरिंग क्रॉस के अंदर से काजी के जलसे में इमरान खान और जरदारी इकट्ठे बैठे थे। यार इस कौम को देखिए, कौम प्रॉब्लम क्या है? हमारे अंदर कुछ लोग बदनीयत है और अक्सरियत जाहिल है। जाहिलों को मैं बुरे इल्जाम नहीं ठहराता, उनमें इल्मी नहीं है। बदनीयत जो सब जानते हैं उनको ठहराता हूं। इस मुल्क के साथ हमने देख, अब मुझे थोड़ी सी मिसाल दे दे। मंगला डैम जो है 1965 में मुकम्मल हुआ, आपको पता उसकी कितनी लागत थी? 1.5 बिलियन। कैपेसिटी कितनी थी? मेरा ख्याल में याद नहीं है, 5,000 या 4,500 क्यूसिक जो है उसकी कैपेसिटी थी। 1.5 बिलियन डॉलर, पाकिस्तानी रुपया कितना था? $15 बिलियन। आज आप बादशाह तहकीक कर रहे हैं, पता कितनी लागत है? $17 बिलियन। और खुदा का खौफ कर, रीप्रोसेसिंग प्लांट जो अयूब खान ने 1966 में फ्रांस से खरीदे थे, पता कितने थे? 2 प्रोसेसिंग प्लांट $150 मिलियन के। आज जहां आप आगे रीप्रोसेसिंग प्लांट ले चशोए, आप उसे कम कैपेसिटी के लगवा रहे हैं। एक प्लांट 1.5 बिलियन 1 बिलियन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर टीवी पे कह रहे हैं कि जी उस वक्त तो डैम बने थे, 2013 में 24 घंटों में 25 घंटे बिजली नहीं थी, गैस नहीं थी। आप खुद का फील हो गया, यार अल्लाह का शुक्र अदा करो। बहुत बुराई है, मैं मानता हूं सियासतदानों में बहुत बुराई है। करप्शन क्या आपने उठा के 50s में सारे बलोची सियासतदान को जेल में रखा, उसको क्या अंजाम देख लिया? अकबर बुक्टी को एक गोली के साथ आपने मार दिया, क्या अंजाम देखा? ताकत सब कुछ कर सकती है, ताकत नवाजों को हटा सकती है। जो ताकत के पास कमी है वो क्या है? वो हुकूमत चला नहीं सकती। ये तजर्बा हम कर चुके हैं 58 में। यार इनके पास कोई क्लू नहीं है। इमरान खान जैसा सरताज जैसे, क्या नाम है, शौकत अजीज जैसा, जमुई कुरैशी जैसे मोरे आ जाएंगे, तारीख के डस्टबिन में होंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है। 3 चीजें हैं, एक तरफ डिक्टेटरशिप, एक तरफ जमहूरियत और एक तरफ है टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। ये मैं अल्फाज नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के अहम डिक्शनरी में मौजूद है। लोग कहते हैं कि बुरी से बुरी जमहूरियत भी मार्शल्ला से या डिक्टेटरशिप से अच्छी है, लेकिन सर ये भी कहा जाता है कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी जो है उससे ज़्यादा अच्छा मार्शल्ला है, डिक्टेटरशिप है। और टायरनी ऑफ मेजॉरिटी और जमहूरियत में सिर्फ एक बारीक सी लाइन है सर,
कि जब जमहूरियत में ये होता है कि आप मेजॉरिटी से पावर लेकर, जैसे जनरल इलेक्शन होता है, आप पार्लियामेंट बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं और फिर आप 58% लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए, वो जमहूरियत हो गई। लेकिन टायरनी ऑफ मेजॉरिटी में आप पावर लेते हैं मेजॉरिटी से, जिस तरह जमहूरियत में ली जाती है, पार्लियामेंट बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, लेकिन काम करते हैं सिर्फ 2% मरात याफ्ता लोगों के लिए। उसे टायरनी ऑफ मेजॉरिटी दुनिया की अहम डिक्शनरी में किया जाता है। तो आप फैसला करें पाकिस्तान में जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी है, और टायरनी ऑफ मेजॉरिटी हजारों मार्शल्ला से भी ज्यादा खतरनाक है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी जनाब। उमर आज़म अब्बासी साहब, बात यहाँ से शुरू करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अहम है। आइन का आर्टिकल 25 इक्वलिटी की बात करता है। मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली चोरी करें, डाका डालें, जनाब बहुत बड़े बड़े मुल्क लूटें, इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, जो इसके साथ साथ फ़ौज पे हमला करें, तो आप उनके लिए जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर 108 के तहत कहते हैं उन्हें असम्बली में लाओ। हालांकि 108 भी कहता है कि किसी ख़ास मौके पे लाओ। फिर ये फ़र्क भी है कि जमशेद दस्ती के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, वो भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली था, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए, आसिफ जरदारी के लिए, अली मोहसिन रावड़ के लिए बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं नो वन इज़ अबव द लॉ और एवरी वन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए सबके लिए एक। अगर ये प्रोडक्शन आर्डर उन लोगों के लिए जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अवामी नुमाइंदगी में तो ये होता है कि फिर पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो जो मोबाइल चोरी में अडयाला जेल में एक कैदी बच्चा बैठा है, तो वो भी पब्लिक प्रोडक्शन आर्डर का एक बना दें लॉ कि वो अपनी माँ से आके मिले और घर में खाना खाए और घर वालों के साथ ईद करे। उस कैदी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सब की बातों से मैं इंडोर्स करता हूँ कि अक्रॉस द बोर्ड हो। हम ये कहते हैं नया पाकिस्तान जब हम चाहते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड हो और सबके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जहाँ तक पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात है डॉक्टर साहब, जो लोग मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो लोग लॉ के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो लोग अफ़वाज पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पे, सड़कों पे, चौराहों पे, मुझे तो फ़ौज कहीं भी इसके पीछे नज़र नहीं आती। मुझे एक बात बताएं, पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, आपकी मईशत कुरानी जो कॉन्टेक्स्ट है, कुरानिक फ़िलासफ़ी है, रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना, सबसे पहले अमन की बात की गई है, पीस की। जब पीस होगा तो इकोनॉमी होगी, इन्वेस्टर आएगा। तो आपको पीस को इनिशिएट किसने किया? उन नौजवानों ने जिन्होंने अपने लहू से इस धरती की आबियारी की। डॉक्टर दानिश, आपका भाई, मेरा भाई, हम सब के जवान बेटे जो 21-22 साल के थे, जिन्होंने अपना आज हमारे इस मुल्क के लिए, हमारे कल के लिए कुर्बान किया, मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया। कोई एक पॉलिटिशियन जिसका एक बच्चा बॉर्डर पे रात को रात गुजारे, मुझे पता चले ना, जो एचिशन में बाहर पढ़ रहे हैं डिग्री होल्डर, एक रात हसन या हुसैन नवाज को बॉर्डर पे खड़ा करें। मैं हैरान हूं, मैंने वीडियोस देखी डॉक्टर दानिश, एक खजूर और एक गिलास पानी पे जो सीना तान कर दुश्मन की तरफ खड़े होकर इफ्तार करते हैं, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, कहारियो जब्बारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। वो मुजाहिद जिन्होंने अपने लहू की आबियारी से इस वतन पे अपनी जान कुर्बान की, उनकी लाशें जब घर आती हैं, उनकी माओं को सलाम पेश करता हूं, जो कहती हैं 1000 बेटा हो इस वतन पे कुर्बान करें। अरे फौज तो कुर्बानियां दे रही है, वो आपको इंटरनेशनल फ्रंट्स पे, आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स पे, जियोग्राफिकल फ्रंट्स पे, इन सियासतदानों ने क्या कुर्बानी की? इन्होंने तो टैक्स चोरी किया, इन्होंने तो शीरे मादर की तरह इस मुल्क को लूटा। आज मुझे बताएं, मैं सारे पैनलिस्ट से पूछता हूं, क्या एक स्टाइल का या एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था पाकिस्तान में? कहते हैं जी यहाँ इलाज नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये कीड़े मकोड़े हैं 22 करोड़ आवाम, ये हशरातुल अर्ज़ हैं, ये इंसेक्ट थे। इन्होंने खुद बता दिया कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि एक हॉस्पिटल तुम्हारे लिए इस लेवल का बन सके। मैं समझना चाहता हूं, कौम को जागना होगा। हाइब्रिड वॉर में ये माइंड सेट है, साइकोलॉजिकल वॉर है। अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ पेज पाकिस्तान से बाहर से, पाकिस्तान से कौन ऑपरेट कर रहा है?
क्यों साइबर क्राइम बिल है ना पाकिस्तान में, इसी पार्लियामेंट ने मंजूर किया 2016 में, उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैं अपने पैनलिस्ट से पूछता हूं, क्या साइबर क्राइम बिल के अंदर जो सजाएं मुतय्यन की गई हैं, क्या वो मोहसिन डावर पर, अली वजीर पर और जो लोग अफवाज और इदारों के खिलाफ बोलते हैं उन पे वो लगनी चाहिए या उनके प्रोडक्शन आर्डर रिलीज होने चाहिए? हमें बात समझनी चाहिए कि आज खंडरात में बैठकर शामी बच्चे और खवातीन जो इफ्तारियां करते हैं वो पैगाम देते हैं, या जो यूशल पाकिस्तान, क्या पाकिस्तानियों याद रखो, अपनी फौज की कदर करो, वरना शाम, इराक और लीबिया का हाल देख लो। अफवाज को कमजोर करके मुल्क को खत्म किया जाता है। आज इस कौम को सोचना होगा, नौजवान को सोचना होगा, टाइम हैज कम कि हमें करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए इकट्ठा होना होगा। और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब हो, लेकिन खुदारा इदारों को कमजोर न करें, उनको स्ट्रेंथन करें और अपनी अफवाज के जवानों का जज्बा बढ़ाएं। वो हालत जंग में वो आपका, ठीक है सर, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। तमाम शुरका का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।